हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 का हमारा राजस्थान की बुक का जो 5वां पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका 6ठा अध्याय है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें हम राजस्थान के भूगोल को लेकर बिल्कुल आज शुरुआत कर रहे हैं। मोटा मोटा देखेंगे कि राजस्थान को कितने जो है भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है और क्या उनके नाम है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। बात करते हैं अध्याय की, तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? तो राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये सारी चीज़ें हैं वो इस पार्ट में मतलब इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते बिल्कुल यहाँ से अपना पार्ट स्टार्ट होता है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है वो पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने 4 भागों में बांटा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा भी पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान को भू संरचना या भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में वो बांटा गया है? तो बिल्कुल 4 भागों में है वो इसे बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है अपना थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो बिल्कुल पहले हम पढ़ते हैं अपने थार का मरुस्थल के बारे में, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट भी अपना थार का मरुस्थल ही रहने वाला है। शुरू करते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। जिले पूछे तो 12 याद रखना है, और परसेंट में पूछे कितने प्रतिशत भाग पर फैला गया है राजस्थान के, तो 61% भाग में है राजस्थान के। बिल्कुल थार का है वो रेगिस्तान है, यह थार मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% है वो जनसंख्या वो निवास करती है। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है। 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% तो भाग है इसका पूरे राजस्थान का, और 40% जनसंख्या इसमें वो निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैव विविधता पाई जाती है हमारे जो थार मरुस्थल में सर्वाधिक। आगे हैं बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ ले ग्रेट इंडियन डेजर्ट या महामरुस्थल कौन कौन से जिलों में, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, तीनों आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि तथा अंत्यपर्वतीय प्रदेश में विभक्त किया है। यानी कि इसको जो मरुस्थल है उसको 4 अन्य और भागों में बांटा गया। एक तो हो गया मरुभूमि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले भाई जो थार मरुस्थल है उसको 4 कितने भागों में, तो 4 भागों। पहला हो गया मरुभूमि, यानी कि जो अभी हमने महान मरुस्थल की बात की। दूसरा घग्गर का मैदान, ये हनुमानगढ़ ये क्षेत्र हो गया। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश जो अपने नागौर हो गया, जो है जोधपुर हो गया, पाली, जालौर, ये क्षेत्र है वो अर्ध मरुस्थलीय भाग में आता है। और नागौर की उच्च भूमि एवं अंत्यपर्वतीय प्रदेश, ये एक ही है, नागौरी उच्च भूमि अंत्यपर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 भागों में है वो थार मरुस्थल को पुनः बांटा गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं अरावली पर्वत की, तो बिल्कुल दूसरा भाग अपना अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला है वो विस्तृत है। कितने भाग पर है, तो 9% पर है। थार मरुस्थल कितने 61 पर था, ये 9 पर है, ठीक है। और ये मध्य यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ कई बार पूछ ले अरावली का जो क्रम है वो किस प्रकार, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर, यानी कि जालौर, उदयपुर, सिरोही यहाँ से लेकर, और जो उत्तर पूर्व है यानी कि झुंझुनू सीकर तक है, बिल्कुल ये फैली हुई है, ठीक है। आगे आप इसके बिल्कुल देख भी सकते हैं कि ये कहाँ से, यानी ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से ये अरावली है वो एक है, जो कि दक्षिण में गुजरात, इसका स्टार्ट कहाँ से होती है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर वो में विस्तृत है। ये भी पूछ ले भाई अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहाँ तक ये फैली हुई है। आगे हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक तो पूर्वी राजस्थान व एक पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग यानी कि सर्वाधिक ऊंची भूमि है वो अरावली प्रदेश ही है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को भी रोकती है
और इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ वो पाई जाती है। बिल्कुल ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अरावली की क्या क्या विशेषताएं हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्व एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भाई पर्वतमाला ये होती है वो जो बादल रहते हैं उनको रोकती है और वर्षा करवाती है। तो यह जो पूर्व और दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर अरावली के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है और इसे है वो राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। बिल्कुल ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुरु शिखर की ऊंचाई। तो बिल्कुल अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है और गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में है। आगे आप नक्शा देख सकते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो बिल्कुल ये आप अलग अलग देख सकते हैं। घग्गर का मैदान बिल्कुल हनुमानगढ़ गंगानगर हो गया। बाकी ये रेतीला मरुस्थल है ही पूरा। और बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश ये बीच में जहाँ का यानी कि जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है। लूनी बेसिन हो गया और बांगड़ प्रदेश यहाँ पर जो अपना सिक्कड़ झुंझुनू है वहाँ पर शेखावटी प्रदेश भी इधर ही हो गया। और चंबल का मैदान यहाँ पर हाड़ौती पठार ये हो गया अपना। और यहाँ पर ये अरावली है दोस्तों पूरी, ठीक है। इधर ये हो गया मरुस्थलीय भाग, ये मैदानी भाग आ गया। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कौन से भाग किस ओर है, ठीक है। ये आप मैप से आराम से वो पता कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बात करते हैं पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यानी कि जो पूर्वी मैदानी भाग है वो मुख्यतः नदियों द्वारा बना हुआ है, यानी जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही परवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर है। बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कितने परसेंट भाग पर है, तो 23% भाग पर है। अरावली 9% पर, जो मरुस्थलीय भाग है वो 61% पर। तो ये चीज़ भी आपको साथ में याद रखनी है, 23% पर पूर्वी मैदान है वो फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, ठीक है। जिसे चंबल के बीड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये चीज़ कई बार पूछे, बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि क्या है, तो बिल्कुल जो उबड़ खाबड़ यानी कि नाली जो चंबल नदी के कारण अपर्दन होता है मिट्टी का, उसके कारण वहाँ पर है वो जो नालियाँ बनी गई है या मिट्टी का अपर्दन होकर वहाँ खड्डे पड़ गए हैं, वो एक तरह से चंबल के वो बीएड या डांग या उत्खातित भूमि है वो कहलाती है, ठीक है। और सर्वाधिक ये मुख्यतः धौलपुर में है, ठीक है। बाकी करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर भी बीएड है वो पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में लगभग राजस्थान की 40% है वो जनसंख्या वो निवास करती है, ठीक है। जैसे रेगिस्तानी भाग है यानी मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर भी 40% है और पूर्वी मैदानी भाग पर भी 40% जनसंख्या है वो भाग जो है निवास करती है, ठीक है। वैसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम और जनसंख्या वो ज़्यादा है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों के निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो 56 का मैदान मुख्यतः कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में ये 56 का मैदान है। और यहाँ पर माही नदी मुख्यतः बहती है और इसकी सहायक नदियाँ भी है, जैसे माही, जाकम, ये नदियाँ हैं वो बिल्कुल प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्यतः ये पाई जाती है। यह मैदानी भाग के अंदर आता है, हालांकि ये डायरेक्ट मैदानी भाग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये भी मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार है वो कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है। प्रतिशत आपको जरूर ध्यान रखना है, 7% भाग में फैला है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है। मिट्टी के बारे में भी कई बार पूछा गया, हाड़ौती में जो मिट्टी है वो लावा निर्मित है और मध्यम काली है और जो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। राजस्थान के अन्य पठारों के प्रमुख जैसे सिरोही में स्थित है उड़िया पठार, ये सर्वाधिक राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है उड़िया का पठार है वो सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो सिरोही में स्थित है, ठीक है। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित है बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार जिस पर ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्व भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार है। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है। तो ये पठार भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा पठार है कौन से जिले में, तो ये चीज़ भी आपको
ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन सा पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। आगे मैं बात करूं जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति एवं प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। जहाँ राजस्थान के पश्चिम में लगभग 61% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं जो अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिणी में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है। जैसे बात करते हैं, हमने पहले पढ़ा था किसका, जलवायु को लेकर, जो अपना शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है वो कहाँ पर है, तो वो है जो अपना मरुस्थल है, ठीक है, 61% भाग पर। और जो अरावली के पूर्व में यानी कि जो जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों यानी कि जो मैदानी भाग है वहाँ पर उत्पादर जलवायु, और सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु है वो पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पर, बिल्कुल ये झालावाड़ बांसवाड़ा ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर ये कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, ठीक है। बाकी ये औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर आप देख सकते हैं, ये अलग अलग दिया हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कितने वार्षिक यानी सेंटीमीटर, यानी कि जो जैसलमेर का भाग दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर वर्षा से यानी कम यहाँ पर बरसात होती है। बाकी आप इसमें अलग अलग है वो देख सकते हैं स्पष्ट जो है मैप के अंदर, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ तो आगे देवा कि जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, यानी कि हमारे यहाँ तीनों ऋतुएं हैं वो पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु है जुलाई से सितंबर, और जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी। बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। हालांकि ये 50 डिग्री तक भी चला जाता है। जो अपना महान मरुस्थल है उसके अंदर थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक, रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रेत की यही विशेषता है कि ये जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात में है वो बिल्कुल तापमान है वो कम हो जाता है। बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिसके दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। भाई माउंट आबू है वो ऊंचाई के कारण क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा होता है। और बिल्कुल ये आप ये भी जानने में देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लू क्या है या लू किसे कहते हैं। तो जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती है धूल भरी, उनको लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। आगे है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, क्योंकि हमारा जो कृषि है वो बरसात पर ही डिपेंड है। हमारे बाकी जो सोर्स है वो बहुत कम है। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है। बंगाल की खाड़ी यानी कि जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है, तो बिल्कुल आपको बताना है बंगाल की खाड़ी के मानसून से है वो बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक है वो बरसात होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसके बिल्कुल बीच में अरावली आ जाती है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ये बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक वर्षा है वो करता है। तो बिल्कुल अगर पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से बिल्कुल मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। आगे कि अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी राजस्थान में होती थी। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में। पूछे भाई राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, तो झालावाड़ जिला आपको याद रखना है। और इसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है वो माना जाता है। सबसे कम वर्षा है वो जैसलमेर जिले में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये आप अरावली के बारे में बिल्कुल विशेषता ही मान सकते हैं। जैसे अरावली के पूर्व में तो 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वो देखने को मिलती है। बात करूं मैं शीत ऋतु की, तो राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के कारण प्रभाव में आने से ठंड है वो बहुत बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इस प्रकार हमारे शीत ऋतु में क्या होती है, ठंड भी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाती है कहीं कहीं स्थानों पर। आगे आप देख सकते हैं यह भी जाने, यहाँ से आप पढ़ेंगे भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। बिल्कुल कहीं बार पूछा गया कि माउट किसे कहते हैं, तो जो भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है उसे ही माउट कहते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है और इसे मतलब जो रबी की फसल है उनके लिए गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोने के समान होती है उनके लिए। बहुत लाभकारी बरसात ये होती है जो भूमध्य सागर से आकर और राजस्थान में और उत्तरी भारत में भी, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर वर्षा है वो करता है। बात करते हैं आगे, तो आगे बिल्कुल आप देख सकते हैं अकाल और मरुस्थलीकरण, तो बिल्कुल इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त और अनिश्चित अनियमित होना। यहाँ पर बरसात कभी होती है कभी नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर क्या है ज़्यादातर है वो अकाल या सूखा ही पड़ता है, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की बात है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति को हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये था अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो अपना पार्ट था, ये हमने पढ़ा पूरा। और आगे अब मैं अगले अध्याय में बिल्कुल 7वां अध्याय वो पढ़ने वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।